दिल्ली और एनसीआर इलाका आज एक के बाद एक कई अपराधों से कांपता हुआ नजर आया। हमारे अपराध संवाददाताओं की पूरी टीम एक जगह से दूसरी जगह इन घटनाओं और इनसे जुड़ी जांच पर नजर रखने के लिए मौके पर पहुंची। क्या देखा उन्होंने? IBN 7 संवाददाताओं की आंखों देखी। हम आपको दिखाते हैं देश की राजधानी और इससे सटे इलाकों का हाल जो अचानक क्राइम कैपिटल में बदल गए। सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी के पास, जो आपको बताएंगे कि क्यों दक्षिणी दिल्ली में कल रात से ही सनसनी फैल गई है। दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम में एक कार में सोमवार रात 3 दोस्तों की लाश मिली। एक साथ इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार करने वाले इन 3 दोस्तों की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में और भी कई अपराध हुए, उनके बारे में हमारे दूसरे सहयोगी विस्तार से जानकारी देंगे। पहले आरके पुरम में रोंगटे खड़े कर देने वाली 3 दोस्तों की रहस्यमयी मौत की उलझती गुत्थी पर एक नजर। ये तस्वीर 3 दोस्तों की है, बचपन के दोस्तों की। बीच में बलविंदर और अगल बगल निशांत और लक्ष्मण। एक साथ रहने वाले ये सभी काम भी एक साथ करते थे और इनकी मौत भी एक साथ हुई। सोमवार रात करीब 11 बजे आरके पुरम थाने के इलाके में एक होंडा सिटी कार के संदिग्ध हालत में खड़ी होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस को सफेद रंग की कार में 3 लोग बेहोशी जैसी हालत में मिले। पुलिस ने फौरन तीनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शक है कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जांच एजेंसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कुछ भी आगे बताया जाना अभी संभव नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम इस पे काफी प्रकाश डाल सकता है। एक झटके में 3 परिवारों में मातम छा गया है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि आखिर एक साथ तीनों दोस्तों की मौत कैसे हो गई, वो भी दम घुटने से। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी का एसी चालू था। घर वालों का कहना है कि एसी चालू होने के अलावा पीछे की एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, इसलिए दम घुटने से मौत का सवाल ही नहीं उठता। परिजनों का दावा है कि कार के भीतर उल्टियां होने के निशान मिले हैं और तीनों दोस्तों के मुंह से झाग भी निकला था। यही नहीं, कार की अगली एक सीट खाली थी, जिससे कार के भीतर एक और शख्स के होने का शक होता है। परिवार वालों के मुताबिक किसी चौथे शख्स के इस हत्याकांड में शामिल होने का शक है। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें जहर दिया है, पॉइजन दिया है, क्योंकि उन तीनों ने उल्टी कर रखी थी गाड़ी के अंदर और एक जैसी ही कर रखी थी। तीनों के मुंह से झाग भी आ रखे थे। सफोकेशन से इंसान नहीं, इतना तीनों नहीं हो सकते, एक होगा, तीनों नहीं हो सकते। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त मिलकर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे। कार में शराब या किसी और नशे का कोई सामान नहीं मिला। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस कार की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है। 3 दोस्तों की मौत पर रहस्य कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। वहीं नोएडा में हुई मां बच्ची की हत्या का मामला उलझता ही जा रहा है। कैसे नोएडा हत्याकांड बन गई है पहेली, ये जानने के लिए चलेंगे अपने नोएडा संवाददाता ब्रजेश तिवारी के पास। शुक्रिया पुनीत। दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम इलाके में 3 दोस्तों की मौत का रहस्य तो बरकरार है, लेकिन नोएडा के सेक्टर 120 में फ्लैट के अंदर मां बेटी की हत्या की जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने इस पहेली को अबूझ बना दिया है। परिवार के मुखिया की गाड़ी से एक शव बरामद होने के बाद ये पहेली और भी उलझ गई है। जरा ये देखिए। नोएडा के सेक्टर 120 में मौजूद प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट में महिला आर्किटेक्ट पारुल और उसकी बेटी आयुषी की हत्या किसने की? क्या घर के मुखिया ने ही पत्नी और बेटी की हत्या कर दी? क्या पत्नी बेटी की हत्या के बाद उसने खुदकुशी कर ली, या फिर हादसे में गई पति की जान? कहीं ऐसा तो नहीं कि पति ने साजिश रचकर किसी और को अपनी कार में मार डाला? कुछ सवालों के जवाब पुलिस को मिल चुके हैं और कुछ सवालों के जवाब खोजने में ये पूरा हत्याकांड रहस्यों में उलझता जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 120 में मां बेटी की हत्या के मामले में शक महिला के पति पर गहराता जा रहा है। 16 से 19 जुलाई के बीच की गतिविधियां भी नितिन को शक के घेरे में खड़ा कर रही हैं। 16 जुलाई को शाम 5 बजे नितिन
सूरजपुर में मौजूद अपनी यामाहा कंपनी के दफ्तर से सेक्टर 120 में अपने घर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद 16 से 19 जुलाई की सुबह तक वो घर से बाहर नहीं निकला। मां बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की हत्या 16-17 जुलाई को ही की गई थी, यानी नितिन की मौजूदगी में ही दोनों की मौत हुई। इसके बाद 19 जुलाई की सुबह तक नितिन अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकला। 19 जुलाई को उसकी सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में उसकी गतिविधियां दर्ज हैं, यानी मौत के दिन से लेकर 2 दिन बाद तक नितिन घर में मौजूद था। पुलिस और पड़ोसियों को नितिन पर ही पत्नी और बेटी की हत्या का शक है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती है, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई होती थी उसकी आवाज़ अगल बगल भी सुनाई देती थी और अक्सर ये कहा जाता था कि सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है ऊपर से, लेकिन ठीक है नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नितिन की मौत कैसे हुई। 19 जुलाई की सुबह 7:31 पर नितिन फ्लैट से निकला और लिफ्ट के जरिए नीचे उतरा। शाम 6:30 पर वो सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट में पहुंचा। शाम 6:57 पर वो लिफ्ट के जरिए नीचे उतरा। शाम 7:30 बजे वो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पहुंचा। इसके आधे घंटे बाद यानी 7:30 बजे नोएडा एक्सप्रेसवे पर नितिन की वैगन आर कार में आग लग गई। 8:30 बजे पुलिस ने आग पर काबू पाया। ड्राइविंग सीट पर एक युवक का शव जली हुई अवस्था में मिला। क्या कार में जिसकी लाश मिली वो नितिन की है? फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। जो बॉडी उसमें थी, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, वो पूरी तरीके से जल गई थी। नितिन की पहचान पूरी तरीके से तभी हो पाएगी जबकि हमारा डीएनए प्रोफाइल आ जाएगा। पुलिस को ये भी पता लगाना है कि हत्या अगर सचमुच नितिन ने की तो इसके पीछे की वजह क्या थी, और ये भी कि हत्या के बाद उसने किन किन लोगों से संपर्क किया और क्या बातें की। ये तो है दिल्ली से सटे नोएडा में अपराध की कहानी, लेकिन राजधानी में तस्वीर कुछ अलग नहीं है। दिल्ली में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और बुजुर्ग घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं मानसरोवर पार्क, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सिंह। शुक्रिया ब्रिजेश। देश की राजधानी से सटे इलाके क्राइम के लिहाज से दिल्ली की तुलना में महफूज नहीं माने जाते, लेकिन जो हालत है उसमें दिल्ली और एनसीआर में फर्क मिटता जा रहा है। तभी तो मानसरोवर पार्क के रामनगर में एक 75 साल के बुजुर्ग की घर के भीतर गला रेतकर हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। इस घर में जो कुछ हुआ है उसे जानने के बाद भी यहाँ के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये है दिल्ली के मानसरोवर पार्क का रामनगर इलाका। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे इस घर के मुखिया की हत्या कर दी गई, वो भी गला रेत कर। आखिर 75 साल के बुजुर्ग काशीराम की हत्या किसी ने क्यों की? घर में घुसकर हत्या करने की हिम्मत कौन जुटा पाया? बुजुर्ग काशीराम की हत्या की वजह क्या हो सकती है? काशीराम का परिवार डेयरी का काम करता है। काशीराम भी रोज सुबह 4 बजे डेयरी पर जाते थे। आज जब काशीराम के बेटे ने पिता को डेयरी पर चलने को कहा तो उन्होंने तबीयत खराब होने की बात बताई और कहा कि आज वो देरी से जाएंगे। सुबह बहू ने ससुर को देखा तो उसे लगा कि वो उल्टा लेटकर सो रहे हैं। मैंने नीचे फूल देखा, मैंने सोचा शायद उल्टी कर रहे होंगे। मैंने आवाज मारी, कही पापा पापा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें हिला डुला कर देखा। फिर जब मैंने उन्हें देखा कि गला यहाँ से कटा हुआ, फिर मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी जेठानी को बताया, ये देखा मैंने। परिवार वालों का कहना है कि 2-3 दिन पहले काशीराम की कुछ लड़कों से बहस हुई थी। शक है कि उन्हीं लड़कों ने काशीराम की हत्या कर दी। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था आसपास के लोकल लड़कों से, जो पुलिस के हिरासत में हैं। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी पता लगेगा। वजह जो भी हो, घर में घुसकर अगर किसी शख्स की हत्या कर दी जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। दिल्ली पुलिस खुद को देश का सबसे स्मार्ट पुलिस मानती है, लेकिन कई मौकों पर दिल्ली पुलिस की कलई खुलती रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा ने ऐसे कई मामलों का खुलासा किया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं आलोक वर्मा के पास, जो दिल्ली के ही गाजीपुर में मौजूद हैं, जहां पर कार में किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रिया रवि। दिल्ली में लोग अब घरों में भी महफूज नहीं रहे। खासकर सुरक्षा के लिहाज से बुजुर्गों की हालत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन हम आपको एक और कार में मिली लाश से फैली सनसनी से रूबरू कराते हैं। ये मामला भी दिल्ली का ही है। दिल्ली के गाजीपुर में स्विफ्ट कार में मिली लाश से सनसनी फैल गई। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर विनोद को किसने मारी गोली
और पुलिस की कहां तक पहुंची है तफ्तीश, देखिए ये रिपोर्ट। रात के वक्त तेज रफ्तार सड़क पर ये स्विफ्ट कार जिस तरह से खड़ी है, उससे पहली नजर में हादसे का ही शक होता है। देखने वालों को भी यही लगा। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और कार का मुआयना करने के बाद पता चला कि यह हादसा नहीं है, बल्कि कार सवार शख्स को गोली मारी गई है। कार की सीट पर खून फैला था, शीशे टूटे हुए थे और कार डिवाइडर पर चढ़ बीच सड़क पर आड़ी खड़ी थी। पुलिस के मुताबिक मारे गए शख्स का नाम विनोद था और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। पुलिस ने उसे गोली लगने की भी तस्दीक कर दी। इसके अंदर एक लड़का था और गाड़ी जब इधर घूमती हुई देखा था, थोड़ा उसके बाद 100 नंबर कॉल कर दी गई, पीसीआर आई, उसको लेकर हमने तो कुछ लगते हुए देखा ना, एक्सीडेंट होते हुए देखा। अभी पूछता मैंने बता दिया, आपको विनोद नाम का लड़का बता रहे हैं। हाँ, कितनी गोली लगी है इसको पता नहीं, तो देख के बताया। सरे राह हुए इस कत्ल से गुस्साए लोगों ने विनोद के परिजनों के साथ NH24 पर जाम लगा दिया और जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक विनोद के भाई का कहना है कि जिस वक्त ये वारदात हुई, उसका भाई जिम जा रहा था। विनोद का भाई साफ साफ 3 लोगों के भी नाम ले रहा है जिन पर हत्या का शक है। पुलिस कहती है कि ये एक्सीडेंट है, जबकि उसके माथे में गोली लगी हुई है। पुलिस झूठ बोल रही है। इसी बीच विनोद के परिजनों ने एक आरोपी के दोस्त की पिटाई भी कर दी। फिलहाल पुलिस ने विनोद के शव को लाल बहादुर अस्पताल में रखा है, जहां उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस हथियार से विनोद की हत्या हुई। अभी ये साफ नहीं है कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह। आलोक वर्मा, IBN 7। दिल्ली और इसके आसपास का इलाका किस तरह क्राइम कैपिटल में बदल गया है, अब तक आपने हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी और जुबानी ये जाना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद भी अपराध के मामले में पीछे नहीं है। गाजियाबाद में एक महिला पत्रकार की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। गाजियाबाद के वैशाली में एक टीवी प्रोड्यूसर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ये टीवी पत्रकार एक सरकारी चैनल में काम करती थी। मृत महिला का नाम मिलिता दत्ता मंडल था। मिलिता अपने पति के साथ वैशाली सेक्टर 4 के महागुण सोसाइटी में रहती थी। उसके पति का कहना है कि दूसरी मंजिल से गिरने से उसकी मौत हुई है। महिला सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर रहती थी, लेकिन पति के मुताबिक उसकी मौत दूसरी मंजिल से गिरकर हुई है। पुलिस अपार्टमेंट में लगे CCTV की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है। तकरीबन 11:30 के आसपास यहाँ पर एक महिला पत्रकार है जो आई थी। उनकी जो शरीर है वो मृत अवस्था में बेसमेंट में पाया गया। उनके परिजनों ने तत्काल मैक्स हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है। जो भी एविडेंस होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को लेकर बेंगलुरु में गुस्सा बरकरार है। मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क से विधानसभा तक मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच बेंगलुरु पुलिस के नए कमिश्नर MN रेड्डी स्कूल पहुंचे, जहां मासूम के साथ घिनौनी वारदात हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने स्कूल में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर स्कूल प्रशासन और 25 अभिभावकों से मुलाकात की। कमिश्नर ने अभिभावकों को स्कूलों में सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पूरे शहर में विरोध के बाद स्कूल पिछले बृहस्पतिवार से ही बंद हैं। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे। आरोपी स्केटिंग इंस्ट्रक्टर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जबकि पुलिस को दूसरे आरोपी की अभी तलाश है। I held a detailed conversation with the parents and the concerns, the issues, the problems that they are facing, and we tried to chalk out a way whereby those concerns, at least the basic concerns, can be addressed quickly by the management, and we will advise the management to resolve those issues. और वहीं इस मुद्दे पर जब सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि क्या राज्य में सिर्फ ये ही एकमात्र घटना हो रही है। आप भी सुनिए क्या कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का। ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಪ್ ಏನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ? ಈಸ್ ಇಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್?